हेलो स्टूडेंट्स। देखो, बहुत दिन हो गया है ना। तुम लोग मटर गश्ती कर रहे हो अपने अपने घर में। अच्छी बात है। स्टेट के तरह से तुमको मौका दिया गया है। रिलैक्स रहो, काम रहो, कंपोज रहो। आज यही कोशिश किया जाएगा कि तुम लोग को बताया जाए एडिटोरियल्स के बारे में, जो कि 10 जुलाई 2020 को आया था। हिंदू का भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, इंडियन एक्सप्रेस का भी है। मैं उससे स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, बासावना का पॉइंट जानते हो ना? बासावना पॉइंट कौन थे? 12वीं सेंचुरी वाले मेडावल इंडिया के। जानते हो उनका शायरी? तो मेरा शायरी सुनो। देखो, उनके शायरी से प्रेरणा लेके हम एक शायरी कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट, डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोविड आएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। हमारे गले में, हमारे नाकों में, हमारे रक्त जंगों में, हमारे बेडों में। तुम उदास मत हो, तुम उदास मत हो। अब मैं किसी भी कोविड को घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, घुसने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जान है तो जहाँ है, मोदी जी बोल के गए थे 22 अक्टूबर को। सॉरी, अक्टूबर बोल रहा है, मार्च को। सो सावधानी बरतना है। अब देखो, जो मैं ये तुम लोग को लेक्चर देने वाला हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा कुछ देर बाद। इसका मेन मुद्दा समझो। ये एक्चुअली मैं तुम लोग को इमेजिन करके ये एक एडिटोरियल दे रहा हूँ, जिसमें मुझे सभी स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। रामानंद जी भी हैं, नीतीश भी है, पीछे बैठा हुआ है मास्क लगा के। देव भी है, देव को भी एज्यूम कर रहा हूँ। कोमल भी आगे बैठी है, जो टिकला पे बहुत हंसती है, गुरम्मा पे भी बहुत हंसती है। अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए, है ना। अभी भी तुम सुन के हंस रही होगी, अच्छी बात है। प्रिंस, जो कि जेएनयू का इतना बड़ा सपना लेके बैठा हुआ है लॉकडाउन में। सबका बदला लेगा रे तेरा प्रिंस, जेएनयू का, डीयू का। नहीं प्रिंस, करना है बाबू। कल भी तुम लोग के लिए एक मोटिवेशन के लिए हम भेजे थे, चुनौती के ऊपर। सही बात है, जो चुनौती से लड़ लिया वो फतेह हासिल कर लेगा, है ना। चुनौतियों को चुनौती देना ज़रूरी है। यदि हम चुनौतियों को चुनौती नहीं दें तो डैट मीन्स आपके अंदर कुछ खास बात नहीं है। यदि आप अलग हो, मासेस से अलग हो, तो आपका चुनौती का जो लेने का संघर्ष है, जो उसको वेलकम करने का एटीट्यूड है, वो डिफरेंट होना चाहिए बाकी लोगों से। तभी आप इस प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन के दौर में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और देखो बाबू, तुम लोग फटाफट ले लो अपना मेंस का सिलेबस, रखो वहाँ पे, जैसे जैसे बताएंगे उसी तरह करना। और तुम लोग वर्चुअली इमेजिन करो कि यहीं के हो, मतलब मेरे आसपास ही बैठे हुए हो, और उस तरह अपने आप को इन्वॉल्व करके पढ़ोगे। और हाँ, ये वीडियो एक फ्लो में देखना है, तोड़ के नहीं देखना है। तोड़ के देखोगे तो रिदम नहीं बन पाएगा, समझे। देखो, 4 टॉपिक्स हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें। पहला टॉपिक है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में, एग्रीकल्चर में कैसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए हम लोग को, उसके लिए क्या प्रयास जारी होना चाहिए। और हम देखेंगे कि कैसे 1991 के बाद, एलपीजी के बाद, किस तरह हम लोग एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर हुए हैं, सेल्फ रिलायंट हुए हैं। इसका डेटा वगैरह हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और ये सभी नोट्स मैंने भेज दिया है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद WHO पे बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि WHO नीड्स मोर टीथ, यानी कि काफ़ी कमज़ोर है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको मजबूती की आवश्यकता है। और ऐसा क्यों है? तो यूएस के रिलेवेंस में समझेंगे, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद यूएस का यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें देखेंगे कि लोकतांत्रिक देश क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन कुछ बोल दे सरकार का अगेंस्ट, तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। वहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन इतने आगे हैं
कि पूरा डेमोक्रेसी को आगे लेके चलते हैं, तो हम लोग समझेंगे इस एडिटोरियल में। और 48 जो बहुत करीब है, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े शख्सियत का नाम आने वाला है, जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। ये महालनोबिस बहुत बड़े शख्सियत थे जी, स्टैटिशियन थे इंडिया के, और इनका हम लोग रोल देखेंगे, किस तरह प्लानिंग कमीशन में रोल था। और अभी एडिटोरियल में भी यही कहा गया कि ज़रूरत है ऐसे विद्वानों का इस समय, ठीक है, जहाँ पे डेटा के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक तरह से जानते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी डेटा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था सभी स्टूडेंट से। तो ये 4 चीज़ को हम लोग जानेंगे कम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। पहला देखते हैं आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर। देखिए ये जो एडिटोरियल लिखा अशोक गुलाटी ने लिखे हैं इसको, ठीक है। 6 जुलाई 2020 को आया था इंडियन एक्सप्रेस। आप लोग जानते हैं अशोक गुलाटी को, बहुत बड़े जानकार है वो, एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट है वो, बहुत विद्वान है, ठीक है। कभी पढ़ लीजिएगा अशोक गुलाटी के बारे में, बहुत ही विद्वान आदमी है। तो देखते हैं आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर। फाइन, देखो इसका वो देख लो कि सिलेबस कहाँ पे मैच होता है। पेपर 3 निकाल के देख लो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट्स। सभी लोग देख लो, कोमल, प्रिंस, देव, जितने भी फटाफट देखो, और इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख लो ताकि सिलेबस माइंड में आ सके। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। देखो ये बात समझो कि फिर से रिवाइज हो जाएगा, कई बच्चे लोग का इकोनॉमिक्स हम लिए थे, ठीक है ना, तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि मिड 1960s में, यानी कि जो 60 का दशक था, उसमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम थे जी। 400 मिलियन था, बिलियन का कोई बात नहीं है, 400 मिलियन डॉलर था केवल, इतना कम था कि आप इसको समझिए कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च कर देते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है समझते हैं ना, कि बाहर हम लोग का जो पैसा है, अभी आप लोग जानते हैं कि 460 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। आप लोग 500 अराउंड कह सकते हैं, ठीक है, 19-20 का डेटा लिया जाए लूजली, आप लोग 500 बिलियन डॉलर कह सकते हैं, या फिर 460 भी कह सकते हैं प्रिसाइजली। तो देखिए 1960 का दशक ऐसा दशक था जिसमें हम लोगों के पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज था। ये कितना कम था, तो आप बात समझिए कि इतना था कि इट कुड हैव इम्पोर्टेड जस्ट 7 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट। इतना कम था कि हम लोग केवल 7 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट ही खरीद सकते थे। मात्र यहाँ व्हीट का बात किया गया है, बात समझे। यानी कि 60 के दशक में, यही 60 के दशक है जी, 60 के दशक याद आएगा तो आपके दिमाग में तो लाल बहादुर शास्त्री याद आ जाना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक टाइम कैसे भूखा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में अनाज था ही नहीं उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनाज को कंपेयर करके बोला गया है। इट मीन्स हमारे पास बहुत ही कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इतना कम था कि हम लोग केवल 7 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट ही मंगवा सकते थे अपने फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। अब देखिए अभी का, देखिए स्थिति कितना बदल गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि लगभग अभी हम लोग के पास 500 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है, बाहर हम लोग के पास इतना ज़्यादा है। इफ़ इंडिया वांट्स टू बाई 20 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड जस्ट 5 बिलियन टन्स। यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में केवल 1% ही खर्च करेंगे तो हमको 20 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट बाहर से आ सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि 1960 का दशक और अभी का जो दशक है 2010 के बाद का दशक, यानी कि 21वीं सदी का जो सेकेंड डिकेड है, उसमें हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज में कि अभी हम लोग 20 मिलियन टन्स मात्र अपना फॉरेन एक्सचेंज का 1% खर्च करके कर सकते हैं। तो ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है अपने जो हम लोग 1991 में जो इकोनॉमी एलपीजी किए थे उसको ही श्रेय जाता है, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 1 बिलियन डॉलर। अब 1991 में क्या हुआ? 1 बिलियन डॉलर हुआ था जी। 60s में कितना था? 400 मिलियन डॉलर था, और 1991 में 1 बिलियन डॉलर हुआ। तो 1 बिलियन डॉलर्स का यात्रा हम लोग 500 बिलियन डॉलर तक किए हैं। ये ग्रेट सक्सेस है। किस चीज़ के लिए सक्सेस है? कि हम लोग जो एलपीजी लाए 1991 के में, इसके वजह से क्या हुआ, इतना ह्यूज बूम हुआ है और इतना फॉरेन एक्सचेंज हम लोग का बढ़ा है। समझे बात को? देखिए, और यहाँ पे डेटा है, बहुत ही अच्छा ग्राफ दिया है अशोक गुलाटी साहब ने, इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्या है? देखो,
आत्मनिर्भर, जो इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में साइड में जान लेते हैं, उसके बाद मैं फिर ग्राफ को समझाऊंगा कि इंडिया हैज़ बीन द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगन इन 1991। 1991 के बाद हम लोग नेट एक्सपोर्टर बने हैं। नेट एक्सपोर्टर मतलब क्या कि ज़्यादा हम लोग बाहर बेच रहे हैं। हाँ, बाहर से भी बहुत सारा चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम लोग लाते हैं बाहर से, जैसे पाम ऑयल है। मैंने हर समय बताया है कि पाम ऑयल जो बाहर से, मस्टर्ड ऑयल है, बाहर से बहुत सारे आते हैं, स्पेशली आपका साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से, आसियन कंट्रीज से, समझे बात को। तो हम लोग फिर भी 1991 के बाद क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट कंट्री है, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। अब देखिए द गोल्डन एरा है एग्रीकल्चर का, कब का है एग्रीकल्चर ट्रेड में, 2013 एंड 14 में, क्योंकि द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पिक्ड अराउंड $44 बिलियन, क्योंकि इस समय हम लोग को एक्सपोर्ट कितना हुआ था, $44 बिलियन का हुआ था, और उसी समय हम लोग इंपोर्ट कितना किए थे, $19 बिलियन का किए थे, यानी कि ट्रेड सरप्लस कितना था, $25 बिलियन का। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ, तो ग्राफ देख लो, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2000 में देखोगे, ठीक है, 21वीं सदी जब स्टार्ट हुआ, तो देखो ये रेड कलर का जो है, रेड कलर का क्या है, एग्री इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट हम कितना कर रहे हैं, देखो 10, ये देखो US बिलियन में 10 बिलियन से बहुत नीचे है, यानी कि लगभग है 3, और हम लोग कितना 5 से थोड़ा ऊपर ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। यही बढ़ते बढ़ते देखो कि अभी एग्री एक्सपोर्ट, यानी कि नीला कलर का देखोगे तो कितना काफ़ी हुआ है 19 और 20 में जो प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड के हिसाब से कितना है, देखो लगभग 35 बिलियन डॉलर। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ये कितना है, लगभग देखो 24 या 25 होगा। तो अभी भी स्टिल हम लोग क्या है, एक्सपोर्टर है, अभी भी स्टिल हम लोग बेच रहे हैं। अब इसका ट्रेंड, जैसे कि इसमें क्या कहा गया कि ट्रेंड 2013 और 14 में सबसे ज़्यादा देखा गया। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे, रेट 13 और 14 का देखो डिफरेंस, 13 और 14, यानी कि भाजपा सरकार आने से पहले, 1 साल पहले, ठीक है, इसी में अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, मगर उस समय हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। कैसे, देखो 2013-14 में क्या ग्राफ है, लगभग ग्राफ तुम्हारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कितना है, देखो $20 बिलियन का है, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे थे, देखो 44 का। तो है ना डिफरेंस, काफ़ी डिफरेंस है। तो यानी कि इकोनॉमी के बाद, LPG के बाद सबसे ज़्यादा बूस्ट हम लोग कब देखे थे, अंतिम ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी, UPA गवर्नमेंट 2 का जो अंतिम पड़ाव चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, उस समय एग्रीकल्चर में हम लोग काफ़ी बूम किए थे, ठीक है। उसके बाद देखो काफ़ी घटा है, और अभी ठीक है, बेटर है, काफ़ी घटा है, मतलब तुम देख सकते हो 16-17 में देख सकते हो, 16-17 में देखो गैप कम हो रहा है, यानी कि हम लोग बहुत बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ठीक है, अभी ठीक इसलिए है कि देखो एग्री एक्सपोर्ट काफ़ी ऊपर है एज़ कम्पेयर टू योर इम्पोर्ट। फाइन, समझ गए बात को, यही ग्राफ था तुम्हारा इसके लिए कि किस तरह। अब देखो नेट एग्री ट्रेड सरप्लस अभी जो 19-20 में, वही $11 बिलियन के आसपास, यानी कि $10 बिलियन के आसपास हम लोग क्या है, फ़ायदे में है। अब देखो यदि हम लोग कंपेरेटिव एडवांटेज देखें, तो हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में देखें, तो यहाँ पे समझो बात को कि मरीन प्रोडक्ट्स कितना जाता है भारत से, तो मरीन प्रोडक्ट्स लगभग तुम्हारा $6.5 बिलियन भारत से जाता है। और उसमें हाँ, एग्रीकल्चर का बात आ जाए, एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में आ जाएगा, तो तुम बासमती राइस जानते हो कि लीड करता है इंडिया से, बासमती लगभग $5 बिलियन का है। उसके बाद स्पाइसेस मसाला, हमेशा ही बुफेलो मीट के बारे में भी पहले भी बताए थे। शुगर देखो, कॉमन राइस मतलब होता है कि नॉन बासमती राइस, ठीक है। और हम लोग इसमें देखे थे, पहले पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे किस तरह कॉमन राइस यानी कि नॉन बासमती राइस में घटाव हुआ है, बहुत सारा घटा है। हम लोग एक बार डेटा भी दिए थे कि काफ़ी लगभग 44%, अराउंड 50% फॉल हुआ था बासमती नॉन बासमती राइस में, ठीक है। पुराना से देख लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, इसमें समझो। कंपैरेटिव एडवांटेज मीन्स एक्सपोर्टिंग मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी हैव कम्पिटिटिव एज एंड इम्पोर्टिंग वेयर वी लैक कम्पिटिटिव। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें, जिसमें हम लोग बहुत बेस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे बासमती चावल में हम लोग बेस्ट है, तो उसको एक्सपोर्ट करें। और इम्पोर्ट वही चीज़ करें जिसमें हम लोग लैगिंग है, ठीक है, हम लोग उतना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग को क्या करना चाहिए, इम्पोर्ट करना चाहिए। और जिसमें हम लोग बेस्ट हैं
वो हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। यही चीज़ क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। समझे बात को। इफ़ वन लुक्स एट एग्री एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ 1920, यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज का बात देखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। तो जिसमें आगे है, जिसमें हम लोग का कम्पिटिटिवनेस यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करता है, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। और जिस चीज़ में हम लोग अच्छे नहीं हैं उस चीज़ को इम्पोर्ट करना चाहिए, ठीक है। डैट इज़ ऑल अबाउट योर कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑथर ने राइस और शुगर को बोला गया है, राइस और शुगर के मुद्दे के बारे में बताया है, ठीक है। देखो राइस और शुगर ये समझो, ये क्या है, वाटर गैजलिंग क्रॉप्स है, यानी कि इसको उगाने में, ठीक है, इसको कल्टीवेट करने में बहुत सारे पानी बर्बाद होता है जी, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा तुमको थर्ड पॉइंट से, पहले बात समझो कि राइस और शुगर क्या है, कल्टीवेशन हाईली सब्सिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि फ्री पावर दिया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है, यानी कि सरकार इतना खर्च कर रही है इसके प्रोडक्शन के लिए, बताओ, अलग से पैसा दे रही है। यदि ये पैसा नहीं दिया जाए और इसको सही जगह पे यूज़ किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। जैसे पाम ऑयल कल्टीवेशन, ऑयल कल्टीवेशन में, सीड कल्टीवेशन में, जहाँ पे हम लोग डिफिसिट हैं, क्योंकि हम लोग आसियन कंट्रीज़ पे बहुत डिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात को। यानी कि राइस और शुगर कल्टीवेशन हाईली सब्सिडाइज है, ठीक है, क्योंकि फ्री पावर देना होता है, फर्टिलाइज़र देने होते हैं। दूसरा देखो पॉइंट, टुगेदर पावर एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी अकाउंट फॉर अबाउट 10 to 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ राइस एंड प्रोड्यूस ऑन अ हेक्टेयर ऑफ द बेसिस। क्या बोला जा रहा है कि 10 और 15%, ठीक है, ये तो तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा चला जाता है उसको कल्टीवेट करने में। यानी कि सिंपल टर्म से समझो कि पावर और फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी देते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है सरकार का, समझे। लगभग 10 और 15% ये लगभग तुम्हारा राइस और शुगर प्रोड्यूस होता है 1 हेक्टेयर पे, उतना ज़्यादा तो हमको फ्री सब्सिडी देने में ही लग जाता है। अब देखो इसमें क्लासिकल एग्जांपल एक दिया है कि यदि 1 kg ऑफ राइस चाहिए तो उसके लिए सोचो कि 3500 से 5000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, और 1 kg ऑफ शुगर, समझो कि 1 kg ऑफ शुगर कितना कंज्यूम करता है, लगभग 2000 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्चुअली एक्सपोर्टिंग वाटर, यानी कि हम लोग वाटर को बेच रहे हैं बाहर के कंट्री में। इसका मतलब समझे कि कितना बढ़िया से ऑथर ने चीज़ों को लिंक किया है कि यदि आप राइस और आप शुगर बेच रहे हैं तो आप राइस और शुगर ही नहीं बेच रहे हैं, आप वाटर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर लगता है। कितना बढ़िया वो लिखा है, कितना बढ़िया सोचने का तरीका है। ऐसे ही अशोक गुलाटी नहीं बनते हैं बाबू, ठीक है। अशोक गुलाटी के बारे में जान लेना तुम लोग, काफ़ी बड़े विद्वान महान हस्ती है, एग्रीकल्चर में उनका आर्टिकल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ हुआ है राइस और शुगर का हाईली सर, इससे क्या इल इफेक्ट्स हुआ है। इल इफेक्ट्स देखो इसमें क्या, जो कंपैरेटिव एडवांटेज का ऊपर जो बात कर रहे थे, कंपैरेटिव एडवांटेज इन राइस एंड शुगर इज हिडन इन इनपुट सब्सिडी। जो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलना चाहिए था, क्या कि हम लोग बेस्ट है किसी चीज़ में और किसी चीज़ में बेस्ट नहीं है। जिसमें बेस्ट है उसमें आगे बढ़ना, जिसमें बेस्ट नहीं है बाहर से आयात करना, ठीक है। तो हमको तो अभी लग रहा है कि हाँ हम तो राइस में बहुत बढ़िया हैं, हम तो शुगर में बढ़िया है, वर्ल्ड का हम लीडिंग प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि इनपुट सब्सिडीज़ क्या है, उसके अंदर छिपा हुआ है राइस और शुगर के अंदर। इसलिए उस पर्दे को खोलना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे क्या है कि जो स्केर्स वाटर रिसोर्सेस है उस पर आप प्रेशर दिए जा रहे हैं। जब आप प्रेशर दिए जा रहे हैं तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ से अचीव होगा, बात समझे। तो यहाँ पे समझो बात को। द कंपैरेटिव एडवांटेज इन राइस एंड शुगर इज हिडन इन इनपुट सब्सिडीज। दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑन स्कैर्स वाटर एंड हाईली इनएफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर। बताओ, फर्टिलाइजर को जैसे मन कर रहा है वैसे यूज़ करो। अब फर्टिलाइजर यूज़ करोगे यूट्रिफिकेशन होगा जी, हाँ, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होगा, यूट्रिफिकेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स अकुमुलेट कर जाएगा, फिर बायो अकुमुलेशन होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा, पोल्यूटेंट बढ़ता ही चला जाएगा। याद आ रहा है तुम लोग को? आई होप याद आ रहा होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़। अब देखो और भी बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल फास्टर डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो धड़ल्ले से पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर टेबल घट गया, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि वो राइस और वहाँ पे राइस का और महाराष्ट्र में शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए पानी बहुत चाहिए, फ्री सब बिजली मिल रहा है, फ्री फर्टिलाइज़र मिल रहा है, धड़ल्ले से लोग यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। कितना अच्छा बात कहा गया कि जो
यूरिया में, जो फर्टिलाइज़र में तुम्हारा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है 75% तक तो प्लांट ऑब्जर्व ही नहीं करता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाता है, इट आइदर इवापोरेट्स इनटू द इन्वायरमेंट, या तो इवापोरेट होकर चले जाती है या फिर ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर क्या प्रदूषित हो जाता है बाबू, और उसके बाद 10-15 रुपये का बड़ा बड़ा बोतल मंगाना पड़ता है पीने के लिए। समझे बात को? तो ये स्थिति होता है। तो समझ जाओ कि फर्टिलाइज़र का दुरुपयोग किस हिसाब से हो रहा है। वाई डोंट वी ऑफर सिमिलर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हाई वैल्यू एग्री प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी और इवन कॉटन। क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या आप कंपेरेटिव एडवांटेज का है आप राइस और शुगर में देख रहे हैं। यदि आपको देखना ही है तो आप फ्रूट्स को, हॉर्टिकल्चर को प्रभावित करिए, उसको बल दीजिए, वेजिटेबल्स को दीजिए, स्पाइसेस को दीजिए जो कि वर्ल्ड फेमस है इंडिया का, टी पे दीजिए, यानी कि कैश क्रॉप पे ध्यान दीजिए जहाँ से पैसा आ सकता है। समझे बात को? लेट अस लुक एट द एग्री इंपोर्ट फ्रंट। देखते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर का बात तो किया गया, मत देखते हैं कि थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एडिबल ऑयल का स्थिति क्या। हम तो बोले हैं कि एडिबल ऑयल में बहुत ख़राब स्थिति है। तो देखो, द बिगेस्ट आइटम इज़ एडिबल ऑयल। जो बिगेस्ट कंसर्न, इशू ऑफ कंसर्न है वो एडिबल ऑयल है। एडिबल मतलब ईटेबल ऑयल, जो हम लोग खाते हैं घर में। इट इज़ वर्थ अबाउट 10 बिलियन। वी आर इम्पोर्टिंग मोर देन 15 मिलियन टन्स, यानी कि हम लोग हर साल लगभग 15 मिलियन टन्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट आत्मनिर्भर हेयर। यहाँ पे आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर में यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? थर्ड पॉइंट लिखा गया है, दिस रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग द रिकवरी रेशियो ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑल सीड्स। क्या बोला जा रहा है? इसलिए ऑगमेंट करना होगा। ऑगमेंट मतलब क्या? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी उसका निकालना होगा। ठीक है, कंपिटिटिव एडवांटेज चाहिए, और रिकवरी रेशियो अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऑयल सीड से जो ऑयल आपका निकलेगा उसका रिकवरी रेट ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि मान लो कि पहले 5 यूनिट निकल रहा था 10 में, तो इस बार 7 निकलना चाहिए, 8 निकलना चाहिए, बेटर रिकवरी होना चाहिए। समझे बात को? तो हम लोग को एग्री इंपोर्ट्स फ्रंट पे आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, जहाँ पे हम लोग क्या करें कि हम लोग एडिबल ऑयल में कम करें, रिड्यूस करें, बाहर से आसियान कंट्री से कम मंगाएं, और इस पे फोकस करना चाहिए। कैसे फोकस कर सकते हो कि वाटर गैजलिंग क्रॉप्स को तुम कम करके उसके जगह पे ये सब क्रॉप्स कल्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू रिड्यूस वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट्स। ऑथर ने काफ़ी अच्छा लिखा भी है कि कैसे हम लोग वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड वाटर्स एंड कॉटन हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज ऑयल आउटपुट टू सम एक्सटेंट। द मैक्सिमम पोटेंशियल लाइज इन पाम ऑयल या ऑयल पाम। बोला कि पाम ऑयल में मैक्सिमम पोटेंशियल, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, उसको जितना ध्यान देंगे उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्लांट दैट कैन गिव अबाउट 4 टन्स ऑफ ऑयल ऑन पर हेक्टेयर बेसिस। यदि हम लोग पाम ऑयल को उगाएंगे, उस सीड को उगाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है। समझे? इंडिया हैज़ अबाउट 2 मिलियन हेक्टेयर्स डेट आर सुटेबल फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन। इंडिया के पास लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है जहाँ पर ऑयल पाम कल्टिवेशन हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। इट कैन यील्ड 8 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल, और इससे 2 मिलियन हेक्टेयर टन्स पे जो पाम कल्टिवेशन होगा, इससे हम लोग 8 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर उसके लिए हम लोग को एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। और यदि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो ऑयल पाम इज़ अ क्रॉप टू वर्क ऑन। तो ऑयल पाम ही एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पे हम लोग को चुरुस्त होकर हम लोग काम करने की आवश्यकता है, ताकि क्या कर सके, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्पेशली एडिबल ऑयल में, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट आर्टिकल कि आत्मनिर्भर हम लोग एग्रीकल्चर में बन सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में 1991 के बाद काफ़ी हम लोग एग्रीकल्चर में गए हैं आगे। वो वर्क फोर्स का तो प्रॉब्लम है, वो लोग जानते ही हैं आप लोग कि 44% वर्क फोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है, जबकि 15% बस जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। उसको तो कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स का बात कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? चलिए दूसरा एडिटोरियल देखो कि वही WHO नीड्स मोर टीथ, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन और दुरुस्त होने की आवश्यकता है। ये 2 एडिटोरियल्स को लेके कोलैब किया गया है, एक हिंदू का और एक लाइफ मिनट का। ठीक है, 10 जुलाई को आया था एक, और एक 9 जुलाई को आया था।
इसको देखो जीएस पेपर 2 में फटाफट देखो देखो प्रिंस खोलो बाबू, देखना है। देखो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी फ्लोरा फोरम देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। देखो पेपर 2 के लास्ट पार्ट में देखो 17, 18, 19 इसी में मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। लेट्स प्रोसीड, देखते हैं क्या है इसमें। बोला कि सेवरल इव्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे दिक्कतें हैं। कैसे दिक्कत है? देखो अभी यूएस का प्रेसिडेंट तो जानते ही हो तुम लोग, डोनाल्ड ट्रंप, तुम ही लोग का दोस्त है ना। कुछ से कुछ करता है बाबू, उससे बेटर तुम लोग हो है ना। देखो द विड्रॉल टेक्स 1 ईयर एंड विल बी इफेक्टिव 1। बोला कि हम निकल जाएंगे, जाओ हमको नहीं WHO में कंटिन्यू नहीं करना। बताओ यूनेस्को से निकल गया ये, है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, पेरिस ट्रीटी से निकल गया। ये मूर्ख बना रहा है यूएस को, और यूएस का जो लेगेसी है वर्ल्ड में वो घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो देख लो, पहले देख लो कि यूएस में हुआ क्या। यूएसए नोटिफाइड इवन अबाउट विड्रॉल फ्रॉम WHO से निकलने के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है। हालांकि ये कांग्रेस ने, वहाँ के जो कांग्रेस होते हैं, दोनों ही हाउस को कम्बिनेशन में कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। हालांकि ये रोक दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे। मगर मूर्ख ट्रंप ने तो ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तो क्या बोला गया कि यूएस ऑफिशियली नोटिफाइड यूएन ऑफ इट्स इंटेंशन टू विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम WHO। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम WHO से निकलेंगे, और इसका पीरियड कितना होता है? 1 साल लगता है। इन द मंथ ऑफ मे प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस डिसीजन टू होल्ड द फंडिंग एंड पुल आउट फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। और बोला कि हम, वो डिसीजन तो बोल ही रहा था, बार बार न्यूज़ में चल ही रहा था कि हम फंड नहीं देंगे और निकल जाएंगे यहाँ से WHO से। क्यों? क्योंकि WHO को बार बार आरोप लगाया गया है उसकी तरफ से, यूएस की तरफ से, कि ये चाइना सेंट्रिक है। बहुत सारे ओकेजन्स में जानते हैं कि आप लोग कोविड-19 के केसेस में स्पेशली। ही ऑल्सो सेड दैट द बॉडी लैक्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना से बहुत प्रभावित है ये बॉडी। क्योंकि जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड लीडिंग ग्लोबल लीडर बन चुका है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फंड आ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है सपोर्ट करेगा WHO। उसके बाद देखो, ही ऑल्सो एक्यूज द बॉडी ऑफ रिपीटेडली मेड इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट द वायरस। बोले ना, मिसलीडिंग कुछ से कुछ WHO बोल रहा है। इससे तंग आके, इससे हार के क्या फैसला करता है कि हम निकल जाएंगे। द विड्रॉल टेक्स 1 ईयर, 1 साल लगेगा जी इसको, ठीक है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द यूएस कांग्रेस और कोर्ट्स में रिवर्स द विड्रॉल। वही बोले कि यूएस कांग्रेस और कोर्ट्स इस चीज़ को नकार दे, क्योंकि अब इलेक्शन भी होने वाला है ना, इलेक्शन होगा, और होप सो कि ट्रंप गिर जाए इस बार, ट्रंप का सरकार। मोर एवर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट, यही बात कहा गया यहाँ पे। हाउ द विड्रॉल अफेक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोला कि अमेरिका को कैसे फ़र्क पड़ेगा WHO। तो देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बाबू। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि जो WHO का जो गाइडलाइंस है वो एक्चुअली अमेरिका से लिया ही गया गाइडलाइंस से। WHO का जब बना था और वो गाइडलाइन जो फॉलो करता था वो एक्चुअली यूएस ने ही दिया था वो गाइडलाइंस को। तो कैसे ये समझो कि यूएस was majorly involved in 2005 international health regulation revision. It will now have no role to play in strengthening WHO। देखो 2005 में क्या हुआ था कि एक हेल्थ रेगुलेशन बना था, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जिसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, और जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था तुमको WHO को चलाने के लिए, गाइडलाइंस को चलाने के लिए। और यदि यूएस वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इस गाइडलाइंस का क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड देखो, इट विल लूज अ सीट एट द टेबल ऑफ द डिटरमाइन द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। जो बाकी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, जब महामारी आता है वर्ल्ड में, जो वैक्सीन वगैरह बनता है, तो ये तरकीब क्या है, एक दूसरे से शेयर किया आता है, तो वो शेयर तो लॉस हो जाएगा यूएस को, ठीक है। कैसे? देखो, इट इज़ इंसिडेंटल टू नो दैट अ फ्लू किल्ड ओवर 34,000 पीपल इन द USA इन 2018-19। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन था उसका बना था, तो वो क्या है, उस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से, वो फ्लू से कितना मरे थे? लगभग 34,000 पीपल यूएस में मरे थे। इट विल हैव नो एक्सेस टू न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स फ्रॉम रिसर्च। देखो, रिसर्च के लिए WHO का आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है, मगर यदि WHO से यूएस से निकल जाएगा तो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? वैक्सीन बनाने का तरकीब कहाँ से मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि यूएस से लूज़ कर देगा यदि WHO से वो निकल जाए तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, it will lose out on health intelligence that will compromise the country's response to international disease outbreaks। और वही बोला जा रहा है कि हेल्थ इंटेलिजेंस जो इनपुट्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होता है कोई भी डिजीज़ को जानने के लिए, ठीक है, वो लूज़ कर देगा।
and WHO on its part will lose huge funding and huge technical expertise of USA. ये तो यूएस को नुकसान होगा, मगर WHO को भी क्या नुकसान होगा कि ह्यूज फंडिंग जो आता था, WHO में फंडिंग कहाँ से आता था तुम लोगों को पता ही है। WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग क्या था तुम्हारा, नंबर 1 यूएस से, और दूसरा क्या था, मिलिंडा गेट्स। मिलिंडा गेट्स क्या है, बिल गेट्स का ही पत्नी का वो जो फाउंडेशन है उसी से जाता है। तो यदि यूएस से निकल जाएगा तो समझ रहे हो कि WHO को बहुत नुकसान होगा, और साथ साथ केवल पैसा का नहीं, क्योंकि एक्सपर्टीज़ बहुत सारे हैं यूएस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कोलैबोरेशन होता है, वो सभी कोलैबोरेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तरफ यूएस को ही नुकसान होगा कि जब वैक्सीन्स का डिज़ाइन करना होगा, उसके बारे में इनपुट्स जानने होंगे, उसके इंटेलिजेंस वैल्यूज़ को जानना होगा, तो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि WHO का मेंबर है नहीं। दूसरी तरफ WHO को क्या नुकसान होगा कि वो उसको फंड नहीं मिल पाएगा, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो यूएस से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। समझिए बात को। अब WHO, ठीक है, सीरियस लैप्सेस इन कोविड-19 क्राइसिस में सीरियल लैप्स देखा गया है WHO की तरफ से, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि सेवरल टाइम्स इट केम अंडर क्रिटिसिज्म दैट इज द बिहेविंग एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। कहा जा रहा है कि चाइना के बिहाफ में काम कर रहा है। कोरोना वायरस डिक्लेयर किया गया PHEIC, है ना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, वही पेंडेमिक जब घोषित होता है, कितना लेट किया गया। फर्दर डिले अकर्ड इन डिक्लेयरिंग इट, पेंडेमिक डिक्लेयर करने में कितना लगा है। लॉकडाउन जब वुहान में हो गया उसके बाद किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी का कमी है। WHO को ट्रांसपेरेंसी में काम करना चाहिए था, जो कि नहीं किया है एज़ पर यूएसए, और एज़ पर यूएसए नहीं, ये यथार्थ सत्य है, ठीक है ना, ये न्यूज़ में बहुत चला है। अब देखो नॉट मच रियल पावर, देखो क्या बोला गया कि 2005, वही 5 के बारे में बात कर रहे थे ऊपर में, कि रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन मेड इट मैंडेटरी फॉर कंट्रीज टू नोटिफाई WHO ऑफ ऑल इवेंट्स दैट मे कंस्टिट्यूट एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। देखो 2005 जिसमें बहुत अहम भूमिका था यूएस का, उसमें ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि ये नेसेसरी है हर एक कंट्रीज़ को, ठीक है, नोटिफाई करना WHO को कि हाँ अब समय आ चुका है, आप कोई भी डिजीज़ को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, और उसी के आधार पे एंडेमिक घोषित किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच इवेंट्स। यदि कोई ऐसा इवेंट्स हुआ और कोई कंट्रीज बोल रहा है तो वेरिफिकेशन भी होता है, समझे ना। WHO का भी मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे हैं, वो सब वेरिफिकेशन करते हैं। हाउएवर बाद में आना। However, WHO has a limited power to ensure compliance by member states, including limitation in independent varying member। क्या बोला जा रहा है कि WHO के पास लिमिटेड पावर है, उसके पास उतना पावर नहीं है, उतना स्वतंत्र रूप से काम करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लिमिटेड पावर ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि WHO को ज़्यादा तीत चाहिए, इसीलिए पहला लिखा गया था। अब देखो WHO किस तरह काम करता है। देखो WHO में WHA होता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, और उसके बाद दूसरा बॉडी होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और थर्ड होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं जिसके मेंबर्स अभी जो है इथोपिया के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यहीं पे तुम्हारे वो बने हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, दिल्ली के जो हर्षवर्धन, यही बने हैं, ठीक है। ये 3 अलग अलग होता है जी। तो देखो समझो कि बात क्या होता है इसमें, कि WHO क्या है, ये फोरम है थ्रू विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाई इट्स 194 मेंबर्स स्टेट्स। किस तरह गवर्न करेंगे, आपस में किस तरह चलाएंगे WHO को, ये एक असेंबली बनता है, उसी असेंबली को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है, और इसमें सभी हेल्थ मिनिस्टर्स रहते हैं मेंबर स्टेट्स के, 194 मेंबर स्टेट्स के सब पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है। इसी के मुखिया बने थे तुम्हारे हर्षवर्धन। देखो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसमें 34 टेक्निकल क्वालिफाइड मेंबर्स होंगे जो 3 साल के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है बोर्ड का, टू इम्प्लीमेंट द रीजन एंड पॉलिसीज़ ऑफ द हेल्थ असेंबली, यानी कि WHA का जितने भी पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव बोर्ड यही करता है। और डायरेक्टर जनरल क्या है, WHO इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज़ अपॉइंटेड बाय रिस्पॉन्सिबल टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। डायरेक्टर जनरल क्या है कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये सबसे हेड होते हैं, ठीक है, वही हेड है जो बताए थे इथोपिया का। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें जो बताया ना इथोपिया का, तो अभी समझेंगे बात को इसमें। देखो रोल इन द प्रेजेंट जंक्चर, प्रेजेंट सिचुएशन पे क्या है, इट इज़ अ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड
एडवाइजिंग हेल्थ अथॉरिटीज ऑन कोविड-19। कोविड-19 में क्या है कि जितने भी इनपुट्स है सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं WHO। नाउ WHO इज लूजिंग बोथ फंडिंग एज वेल एज टेक्निकल एक्सपर्टीज। अभी वैसे पहले ही बता दिया, फंडिंग भी कम हो रहा है, एक्सपर्टीज भी कम है, क्योंकि उसको शक के नज़र से देख रहा है लोग। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट WHO नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल अपॉइंटीज टू हेल्थ। अब देखो इसमें क्या है कि रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, चेंजेस लगाना जरूरी है। क्यों बोला कि पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होना चाहिए, आप हेल्थ केयर टेक्नोक्रेट्स को लाओ वहाँ पे, यानी कि जो हेल्थ को जानता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर है, उसको अपॉइंट करो वहाँ पे, वो बेटर रिजल्ट देगा तुमको, ना बल्कि कोई पॉलिटिकल लीडर है और उसको वहाँ पे तुम प्रस्तुत कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। WHO ऑपरेशंस नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। जो WHO का ऑपरेशंस होता है इसमें ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिटिक्स ये भी बताते हैं, मैंने पहले ही बोला, टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयेसस जो इथोपियन फॉर्मर हेल्थ और फॉरेन मिनिस्टर है। अब देखो चाइना में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत सारा इथोपिया में हुआ, इसलिए कहा जा रहा है कि WHO डायरेक्टर जनरल है, हो सकता है वो चाइना के पक्ष में इसलिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कंट्री में बहुत सारा उसका वो हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर होने की आवश्यकता है। बात समझे। अब पैरोकियल सेल्फ गोल, ठीक है, पैरोकियल मतलब होता है नैरो माइंडेड, ठीक है, इसमें समझेंगे कि किस हिसाब से नैरो माइंडेड कहा गया है, ठीक है, विल सी। अब देखो इसमें 9 जुलाई और 10 जुलाई का लिखा गया है, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के भेजता हूँ, ठीक है, तब तक ये देख लो, फाइन।